हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफी खास, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कि हम मीशो पर ऑर्डर कैसे पैक करते हैं, कैसे लेबल निकालते हैं, पेमेंट कैसे चेक करते हैं और किस ऑर्डर की पेमेंट आई है और किसकी नहीं। साथ ही जो प्रोडक्ट मीशो पर मैं सेल करता हूँ उसे मैं दिल्ली से लेकर आता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पानीपत से दिल्ली तक की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मीशो पर सेलिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं और कल्लू निकल पड़े थे अपने घर जगदीश नगर से दिल्ली के लिए। हमें सबसे पहले वहां तक जाना था जहां से मेट्रो रिक्शा मिलती है। जैसे हम घर से निकले थे कि कल्लू बोल पड़ा, मामा जी आज मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बना लेना। कल्लू अब मेरे पीछे पीछे चल रहा था और मैं उसके आगे। थोड़ी दूर चले थे कि रास्ते में देखिए थानेदार की फैक्ट्री, जो हमारे जगदीश नगर में काफी मशहूर है। जब भी हमें कोई कुरियर मंगवाना होता है तो हम इसी फैक्ट्री का एड्रेस डालते हैं, क्योंकि ये जगह सबसे पास और सबसे सही पड़ती है। कुछ दूरी से हमें वो रोड दिखने लगी थी जहाँ से हमें मेट्रो रिक्शा पकड़नी थी। धीरे धीरे चलते हुए हम वहां पहुंच गए और फिर खड़े हो गए, रिक्शा का इंतजार करने लगे। जब दिक्कत ये थी कि मौसम पूरी बरसाती बना हुआ था, बादल चारों तरफ से घिरे हुए थे। हम वहीं करीब 10 मिनट तक खड़े रहे। तो दोस्तों, हम दोनों, मैं और कल्लू, बैठ गए थे मेट्रो रिक्शा में। अब रास्ते में बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ड्राइवर भाई बार बार शीशे में हमें देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं सवारी उतर कर ना भाग जाए। खैर, बारिश की बौछारें पड़ती रही और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे पहलवान चौक पर। जैसे हम वहां पहुंचे, मैंने भाई से पूछा, ड्राइवर भाई से, भाई कितने रुपए सवारी लेगा? तो वो बोला 20 रुपए सवारी। मैंने उसको बोला, भाई ये मेरा भांजा है 10 साल का, इसका आधा किराया ले लेना। तो ड्राइवर भाई बोला, भाई चाहे हल्की हो या भाई, 20 रुपए सवारी। हम हंसते हुए आगे बढ़े और पहुंच गए सलारगंज के। वहां भी जबरदस्त बारिश हो रही थी और रोड के साइड में जो पेड़ लगे हुए थे वो भी बारिश में अच्छी तरीके से धुल चुके थे। अब हमें वहां से बस स्टैंड की तरफ मुड़ना था, क्योंकि अब हमारा बस स्टैंड पुरानी जगह से शिफ्ट होकर सेवा गांव में चला गया। तो घर से जब भी निकलते हैं तो हमें पहले पुराने बस स्टैंड आना होता है और फिर वहीं से हमें नए बस स्टैंड के लिए आगे जाना होता है और फिर नए बस स्टैंड से हमें दिल्ली के लिए बस मिलती है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके थे पुराने बस स्टैंड पानीपत और मैं रिक्शा वाले भाई को पैसे देने लगा था। उसके पास खुले पैसे नहीं थे। मैंने रिक्शा वाले भाई को 500 का नोट दिया था, लेकिन उसके पास में खुले पैसे नहीं थे। सामने खड़ा था पीले वाला ऑटो, भाई कहने लगा ऑटो वाले से ले ले। मैंने उससे 500 रुपए खुले ले लिए और रिक्शा वाले भाई को 40 रुपए दे दिए। बस स्टैंड के पास सड़क देखकर तो लग रहा था भाई यहाँ तो की बारिश हुई होगी, धड़ा धड़ धड़ा धड़ पूरा जोर से बरसा होगा भाई। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ बारिश थम चुकी थी। फिर हमें जाना था नया बस स्टैंड भाई। नया बस स्टैंड के लिए हमें पकड़ना था ऑटो। हम ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, ऑटो तो हमें मिला नहीं, लेकिन हम मेट्रो रिक्शा में बैठ गए थे पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड के लिए भाई। अब हम करीब करीब पहुंचने वाले थे लाल बत्ती चौक पे, और लाल बत्ती चौक पर तो जाम लगना तो जैसे रोज की बात है, खासकर स्कूल टाइम में। वहीं एक बाजार भी है मैन बाजार के नाम से, जहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, जैसे कपड़े, जूते, लेडीज आइटम, वो भी एकदम सस्ते दामों में। अब हम धीरे धीरे लाल बत्ती चौक क्रॉस करने वाले थे, लेकिन जाम इतना ज्यादा था कि मेट्रो रिक्शा भी मुश्किल से खिसक रही थी। वैसे हमारे पुराने बस स्टैंड से लेकर नए बस स्टैंड का जो रास्ता है वो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा है, और इस रास्ते में कई चौराहे भी आते हैं, जैसे लाल बत्ती चौक, रेलवे रोड चौक, गीता मंदिर चौक, संजय चौक और गोहाना चौक। मतलब जब तक नया बस स्टैंड आता है आधा शहर घूम लिया जाता है। लेकिन इस रास्ते में आपको पानीपत की असली हलचल, मार्केट और लोकल लाइफ देखने को मिलती है। तो सफर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बोरिंग नहीं है भाई। अभी हमने गोहाना रोड चौक क्रॉस कर लिया था और हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे नए बस स्टैंड की तरफ। अब से बस 5-7 मिनट में हमने बस स्टैंड पानीपत में पहुंचने वाले थे, और वहां से हमने हरियाणा रोडवेज की बस पकड़नी थी दिल्ली कश्मीरी गेट के लिए। अब बात करें हरियाणा रोडवेज की, तो भाई इसे रोड का जहाज भी कहा जाता है। दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए ये बस एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा भीड़, ना ज्यादा किराया और ना ही कोई झंझट। तो दोस्तों, फिर हम बैठ गए थे हरियाणा रोडवेज की बस में, और भाई देख लो कितनी तेज रफ्तार से चल रही थी। कम से कम 120-125 की स्पीड में होगी। रोड पे ऐसे उड़ रही थी जैसे वाकई में रोड का जहाज हो। हम दोनों, मैं और कल्लू, खिड़की के पास ही बैठ गए थे ताकि रास्ते का नजारा भी दिखे और हवा भी मिलती रहे। हम कंडक्टर का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर में कंडक्टर आया और बोला, कितने टिकट देने हैं? मैंने बोल दिया भाई 2 टिकट दे दे। तो उसने हम दोनों की टिकट थमा दी। एक टिकट का किराया 85 रुपए था। अब कल्लू ने भी पूरा टिकट लिया, क्योंकि भाई अब 12 साल से ऊपर का था, तो आधे का तो सवाल ही नहीं। वैसे हरियाणा रोडवेज की ये बस पानीपत बस स्टैंड से कश्मीरी गेट तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लेती है। जैसे जैसे बस चलती रही, रास्ते में फिर से बारिश शुरू होगी। पहले हमने खिड़की के शीशे खुले रखे थे ताकि हवा आती रहे, लेकिन जैसे बारिश अंदर आने लगी फिर से शीशे बंद कर दिए। मतलब बारिश पीछा छोड़ ही नहीं रही थी आज तो दोस्तों, अब हम हरियाणा रोडवेज की बस से नीचे उतर चुके थे, क्योंकि हम पहुंच चुके थे दिल्ली का कश्मीरी गेट। अब हमें यहाँ से मेट्रो पकड़नी थी कश्मीरी गेट से करोल बाग के लिए। इस रूट में एक बात ध्यान रखने वाली है, कश्मीरी गेट से करोल बाग जाने के लिए हमें एक मेट्रो स्टॉप पर ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, यानी बीच में एक इंटरचेंज स्टेशन आता है राजीव चौक, वहां ट्रेन बदलनी होती है। अब कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए हमें सड़क के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, और वहां पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप।
जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, देखा कि एक भाई ने मोबाइल एसेसरीज का सामान फैला रखा था चादर बिछाकर। पता चला कि वो भाई भी करोल बाग से माल लेकर आया था और यही नीचे फुटपाथ पर बेच रहा था। हमने बस हल्का सा देखा और फिर आगे बढ़ गए मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें जल्दी थी और बारिश का मौसम भी था, फिर से पलटने वाला लग रहा था। तो दोस्तों, अब हम कश्मीरी गेट पहुंच चुके थे और धीरे धीरे चलते हुए हम बस स्टैंड के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। यहाँ से हमें बाहर निकलना था, क्योंकि ठीक बाहर ही सामने मेट्रो स्टेशन है। और भाई एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, देख लो बस स्टैंड के ऊपर कितनी जबरदस्त साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। जगह जगह साफ, कोई कचरा नहीं, हर कोना एकदम क्लीन। मतलब थोड़ा चौंकाने वाला एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा लगा। इतने में कल्लू बोल रहा, मामू मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, करके आ जा, जब तक मैं थोड़ी वीडियो बना लेता हूँ। फिर मैं कैमरा ऑन करके थोड़ा साफ सफाई और चारों ओर का एरिया रिकॉर्ड करने लग गया। और सच में इतने बड़े बस स्टैंड पर इस तरह की मेंटेनेटेड क्लीनिंग देखना रेयर होता है। उसके बाद हम बाहर निकलने लगे, क्योंकि अब हमें जाना था मेट्रो स्टेशन के अंदर। और हाँ, मैंने मेट्रो की टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी DMRC एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप सीधा स्कैन करो और अंदर न लाइन में लगने की टेंशन हो, न कैश की झंझट। और अब हम करोल बाग मार्केट की ओर चल दिए। मार्केट में काफी भीड़ थी, लेकिन मौसम और एनर्जी दोनों शानदार थे। हमें यहाँ से जो सामान लेना था वो हमने आराम से खरीद लिया। प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बढ़िया था और रेट भी सही मिल गया। अब हमारी खरीदारी पूरी हो चुकी थी और अगला स्टेप था वापस पानीपत लौटना। तो दोस्तों, अब हमने सारी खरीदारी कर ली थी, जो सामान लेना था सब मिल गया अच्छे दाम और बढ़िया क्वालिटी में। अब हम चल दिए थे वापस पानीपत की ओर, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे और भाई करोल बाग से अपने घर जगदीश नगर पानीपत पहुंचने में करीब 3 घंटे लगते हैं। दिन काफी लंबा और थकाऊ था, लेकिन मजेदार भी। उम्मीद है आप लोग भी ये वीडियो देखते हुए मजा ले रहे होंगे, क्योंकि हमने कोशिश की कि पूरा सफर और स्टेप हर मोड़ आप तक वैसा ही पहुंचे जैसा हमने खुद महसूस किया। तो चलिए अब बस पकड़ते हैं वापस घर की तरफ।
तो दोस्तों अगली सुबह होते ही जैसे ही मीशो पर नए ऑर्डर आए, सबसे पहले मैंने उन सभी ऑर्डर को पेंडिंग टैब से रेडी टू शिप टैब में मूव कर दिया। उसके बाद मैं चला गया रेडी टू शिप टैब में और वहां मैंने नो डाउनलोड का फिल्टर लगा दिया ताकि सिर्फ वही ऑर्डर दिखे जिनके लेबल मुझे अभी डाउनलोड करने हैं। फिर एक एक करके सब ऑर्डर को सिलेक्ट ऑल किया और उनके शिपिंग लेबल को डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने वो सारे लेबल्स एक फोल्डर में सेव कर दिए। अब बारी थी उन पीडीएफ फाइल को क्रॉप करने की, तो मैं चला गया क्रोम ब्राउजर पर और वहां सर्च किया पीडीएफ टू क्रॉप और सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई वो थी आई लव पीडीएफ, वही ओपन कर ली। अब जो फाइल मैंने सेव की थी उसे मैंने आई लव पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और क्रॉप करने के लिए जैसे ही फाइल अपलोड हुई मैंने अपने माउस से वो पार्ट सेलेक्ट किया जहां से लेबल प्रिंट होना था और फिर पीडीएफ को क्रॉप कर दिया। अब फाइल रेडी थी, मैंने उसे सेव कर लिया, लेकिन भाई जैसे ही सेव किया भूख लगनी शुरू हो गई थी। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, तो सोनी एक गिलास दूध और आलू के पराठे लेकर आई। मैंने उसे कहा अभी नहीं खाऊंगा, पहले काम कर लूं। तो वो बोली पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना, पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए। मैंने सोचा सही कह रही है, तो मैंने उसे बोला ठीक है चल नाश्ता कर लेते हैं पहले। नाश्ते के बाद मैंने फिर से लैपटॉप खोला और जो पीडीएफ फाइल थी उसे प्रिंट में कमांड दे दी और फिर जितने भी लेबल्स थे वो एक एक करके प्रिंट होने लगे। मतलब सुबह की शुरुआत काम और नाश्ते के बढ़िया बैलेंस के साथ हुई। तो दोस्तों अब बात आती है सबसे जरूरी चीज़ की, वो ये कि जो ऑर्डर हमने भेज दिए हैं उनकी पेमेंट आई है या नहीं। तो इसके लिए मैंने फिर से लैपटॉप ओपन कर लिया और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सेल शीट और पेमेंट शीट डाउनलोड करने लगा। अब देखो भाई मीशो में हर ऑर्डर की पेमेंट कब आई, कितनी आई और किस किस का अभी भी पेंडिंग है, ये सब चीज़ें सही से ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं कैसे ये सारी चीज़ें चेक करता हूँ वो पूरा तरीका मैंने रिकॉर्ड कर लिया है वीडियो में। तो वीडियो को आगे जरूर देखना, आपको भी बड़ा आनंद आएगा और हो सकता है आपको भी अपने पेमेंट ट्रैकिंग में कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो हम आ गए हैं अपने पैनल पे। तो पैनल को सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट पे आ जाएंगे हम यहाँ पे। एग्जाम्पल मान लीजिए कल 16 जुलाई थी और मैंने 16 जुलाई को जितने भी ऑर्डर डिस्पैच किए हैं और मुझे उनकी पेमेंट फाइंड करनी है कि वो अपडेट हुई है टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट में या नहीं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम,
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो जैसे 16 जुलाई को मैंने ऑर्डर डिस्पैच किए तो क्या होता है, अगले दिन रात को जितने भी पेमेंट ऑर्डर गए हैं हमारी तरफ से डिस्पैच हुए हैं, तो वो सभी के सभी उनकी पेमेंट अपडेट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम जनरेटेड होता है सारा सिस्टम, पेमेंट अपडेट नहीं हो पाती, तो हम मैनुअली कैसे चेक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो ऑर्डर टैब में आने के बाद में शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप राइट में डाउनलोड ऑर्डर डाटा पे क्लिक करेंगे। तो एग्जांपल जैसे 16 जुलाई को मैंने बताया अभी कि जितने भी ऑर्डर डिस्पैच किए हैं और उसकी पेमेंट हम कैसे चेक करेंगे, तो उससे एक दिन पहले का हम डाटा लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट डाटा रेंज पे क्लिक करेंगे तो 16 से पहले एक दिन 15 तारीख से लेके टिल डेट तक 17 तारीख तक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट डाटा पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है डाटा। अब बात आती है किस टाइम हो रहा है 11:10। तो अब देखते हैं वो डाउनलोड हो गई होगी फाइल हमारी, ये वाली होगी वो। तो इसको डाउनलोड करेंगे हम। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसको मैं किसी भी एक इसको एक फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ किसी भी, ताकि ओपन करते समय मुझे ज्यादा ढूंढना ना पड़े इसको। अब बात आती है पेमेंट डिटेल की भी। तो जैसे ही पेमेंट डिटेल पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद में मैं चला जाऊंगा नीचे अनशेड्यूल वाले पे। तो इस पे नीचे लिखा हुआ है व्यू डिटेल, इस पे क्लिक किया, पेमेंट इन एक्सेल, ठीक है। अब मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अनशेड्यूल वाले को करना है, किसी और पेमेंट को नहीं छेड़ना। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग डेट में पेमेंट जनरेट हुई होती है, तो हमें उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ अनशेड्यूल को वो करना है। तो मैं इसको भी एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको डायरेक्टली। ये जी फाइल है, जी फाइल को डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो इसमें एक एक्सेल शीट होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये ओपन हो जाएगी मेरी ये फाइल। अब जैसे ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, इनेबल एडिटिंग पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ये लॉक होती है पहले से, इसको हम अनलॉक कर लेंगे यहाँ से। इनेबल एडिटिंग पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन है, ये वाले डिस्क्लेमर, ऑर्डर पेमेंट, एड्स कॉस्ट और रेफरल पेमेंट। तो हमें जाना है ऑर्डर पेमेंट पे। तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपको एक्सेल शीट के अंदर। तो क्या करेंगे, मुझे जैसे इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा एक नंबर पे और डिलीट कर दूंगा इसको। ऐसे इसी तरीके से मैं इसको भी क्लिक कर दूंगा, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ हेडिंग देखना है कि ये रहा हेडिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए कॉलम की लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला इस तरीके से फोनिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा इसको। तो ये इस तरीके का डाटा दिखाई दे रहा है हमारा। तो ये सारा का सारा बिल्कुल एक तरह से लाइन में शो हो जाएगा। अब बात आती है, ये इस तरीके का शो हो रहा है, तो मैं इसको भी इस तरीके से यहाँ से ऊपर कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब जैसे ये नंबर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जैसे हेडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दूंगा, ये दिख जाएगा हमारा इस तरीके से। थोड़ा छोटा कर दूंगा इसको, ये लीजिए। अब ये क्या है, ये हमारी वो पेमेंट है जो मीशो ने जनरेट की है, टोटल अनशेड्यूल में है फिलहाल। तो इसी में हमारी एक दिन पहले जितने हमने एक दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले ऑर्डर डिस्पैच किए हुए थे डिलीवर्ड से पहले, तो उसी किसी भी सभी की पेमेंट हमारे यहाँ पे अनशेड्यूल पे शो हो जाएगी। जो पैकेट हमारा, जो ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हो चुका है, तो उसकी पेमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में जनरेट कर दी जाती है, वो अनशेड्यूल में नहीं दिखाई देती। तो जैसे ये हमारी सभी ऑर्डर आईडी है। अब बात आती है कि हम कैसे चेक करेंगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने मैनिफेस्ट डाउनलोड की है, सप्लायर मैनिफेस्ट जितने भी है मैनिफेस्ट डाउनलोड करेंगे हम, और डाउनलोड करने के बाद में हम चले जाएंगे यहाँ पे इस पे, ये वाला है हमारा स्मॉल पीडीएफ वाले में, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट डाटा देता है हमारा। तो इसमें हम जो है ना गूगल पे कहीं भी लिखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर लिख देंगे और एंटर दबा देंगे इसको यहाँ पे हम, तो ये स्मॉल पीडीएफ के नाम से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमने मैनिफेस्ट डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और अपलोड करते ही जो है ना हमारी एक्सेल शीट में फाइल जनरेट हो जाएगी, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आएगी हमारी फाइल।
ये जैसे डाउनलोड की थी मैंने सप्लायर मैनिफेस्ट, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जो आपका पीडीएफ एक्सेल में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके एसकेयू आएंगे। एसकेयू में जो है ना एक एसकेयू के कितने ऑर्डर है टोटल इस तरीके से दिखाई देंगे। और फिर उसके बाद में कोरियर वाइज आपको डिटेल दिखाई देगी कि आपको टोटल किस कोरियर के कितने ऑर्डर है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं एक कंट्रोल एन दबा के एक न्यू फाइल हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक कर लेते हैं हम। एक न्यू फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब वापस जाता हूँ मैं इस पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल सी करके जो न्यू फाइल मैंने ओपन की है कंट्रोल वी करके एंटर दबा देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में फॉर्मेट में जाएंगे हम। फॉर्मेट में जाने के बाद में फोटो फिट कॉलम विद ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हमारा इसके हिसाब से हो जाएगा। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे ये इस तरीके से, फिर वापस करेंगे हम इसको। ये देखो ये डाटा हमारे डाटा के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब बात आती है कि इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, मैं आपको सारा डाटा दिखाऊंगा ये स्टेप बाय स्टेप। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्या करेंगे हम, बाकी और भी डाटा है और भी कोरियर का है। जैसे ये टेबल 2 का लिया मैंने, टेबल 3 का डाटा ले लेता हूँ। अब एक बात देखने वाली बात ये है कि पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे हेडिंग भी लिया था, लेकिन अब मुझे हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए तरीके से सीखना चाह रहे हो तो बार बार जो है ना आपको हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डाटा लेना है। कंट्रोल सी पे क्लिक करेंगे हम, वापस जाएंगे कंट्रोल वी पे क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब फिर नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर टेबल 4 का डाटा ले लेंगे हम, कंट्रोल सी करेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे ने जितने भी ऑर्डर अपनी तरफ से डिस्पैच किए थे तो उसका ध्यान रखो, मैनिफेस्ट रखा करो अपने पास में। अब बात आती है टेबल 5 की। ये मैंने यहाँ पे सारा डाटा कर दिया है। अब एक काम करते हैं, अब फिर इसको जो है ना हम सिलेक्ट ऑल करके, जैसे अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें यहाँ पे तो एंटर प्रेस होके जो है ना डबल दिख रहा है और इसमें यहाँ पे सिंगल लाइन में दिख रहा है। तो मैं इसी तरीके से क्या करूंगा, इस पे रैप टेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर दूंगा। ये सारा डाटा एक तरह से शो हो गया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 इस तरीके से अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से ड्रॉप डाउन ऐसे क्लिक करते रहेंगे इस पे, ताकि हमारी जितनी भी सीरियल नंबर सीरीज है वो एक तरह से शो हो जाए। हमारा ये हो गया। ठीक है, अब बात आती है इसके बीच में जो स्पेस है, इसको कैसे रिमूव करें हम। या तो हम मैनुअली ऐसे रिमूव कर सकते हैं, इसको ऐसे डबल क्लिक करके एक डिलीट बैक स्पेस के ऊपर एक कीबोर्ड में हमारे डिलीट का बटन होता है, उसको एंटर करेंगे ताकि ये स्पेस हमारा डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैंने सभी अपने किए हुए हैं। अब बात आती है कि इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा। जैसे ये 15 तारीख का डाटा, 16 तारीख का डाटा लेना है, 16 तारीख का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने तो लिए हुए हैं अपना ऑर्डर आईडी सारी की सारी इकट्ठी सेव की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा एक पहले, सबसे पहले उसमें एक फोल्डर बना लेते हैं हम। यहाँ पे बी पे क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट दबा दूंगा। यहाँ पे भी हम यहाँ से कॉपी करके इसका भी नाम रख लेते हैं, फाइल हमने एंटर कर दिया। अब बात आती है इसमें ऑर्डर आईडी मेरे को वो पेस्ट करनी है जो हमने एक दिन पहले ऑर्डर डिस्पैच किए थे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसमें वो ऑर्डर आईडी पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये ऑर्डर आईडी जो है ना इस वाले कॉलम के अंदर वेरीफाई करनी है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, बी कॉलम में मैंने जितने ऑर्डर डिस्पैच किए थे वो ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट ऑल कर लिया। सिलेक्ट ऑल करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, और यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करूंगा। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन पे क्लिक करने के बाद मैं एक फिल्टर लगाऊंगा। ठीक है, तो आप ये फिल्टर जो है ना
आसानी से नहीं बनते हैं, ये बनाने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर लगा लेता हूँ। इक्वल दबा दिया है मैंने। इसके बाद में ISNUMBER, फिर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। इसके बाद में मैच करने हैं मुझे, MATCH, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। इसके बाद में पहले ये देख लेंगे मेरा डाटा किस कॉलम में, B कॉलम में, और स्टार्ट कहाँ से, B2 से। तो मैं यहाँ करूँगा B2। अब बात आती है मुझे किस में फाइंड करना है, मुझे A कॉलम में फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे A सेलेक्ट कर लूंगा कोमा लगा के, यानी कि जो कोमा होता है वो हमारा 2 का काम करता है, ये और A। ठीक है, अब हो गया। अब उसके बाद में मुझे A से लेके यानी कि A to Z टोटल A कॉलम में स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक वो करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर ये कोई बात नहीं, डबल बिंदु बोलते हैं हम इसको, इस पे हम क्लिक करने एंटर कर दिया। उसके बाद में A20 और डबल ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये देखो एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है हमारा, एक ब्रैकेट यहाँ। अब हमें इसको बंद भी करना है, ये कर लिया। तो अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए जोन से भी डाटा हमारा मैच हो जाता है और उसको मुझे हाईलाइट करनी है, तो उसमें मैं कलर सिलेक्ट करना चाहूंगा कोई सा भी। तो फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं रेड कलर का सिलेक्ट कर लूंगा। ये हो गया मेरा। अब ओके करूंगा और इसको भी मैं ओके कर दूंगा। अब ध्यान दीजिए, जोन सा भी कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इनकी पेमेंट मेरे यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो फिर इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे क्लिक करूंगा और सॉर्ट फिल्टर पे लगाऊंगा। फिल्टर पे जाऊंगा तो ये देखिए मेरे सभी पे जो है ना फिल्टर लग चुका है। और ड्राइव डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा सीधा कलर का फिल्टर लगाएंगे और रेड कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मेरा रेड कलर सेलेक्ट हो गया तो मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर आईडी को सभी को डिलीट करनी है मुझे। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबा के हम डिलीट बटन दबाएंगे। ये मेरी सभी ऑर्डर आईडी डिलीट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वापस जाऊंगा मैं यहाँ पे, वापस ये देखिए सिर्फ मैं एक बार वापस से एक बार बैक कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ फिल्टर। सिर्फ एक ही ऑर्डर आईडी है जिसका डाटा इसमें मैच नहीं हुआ। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वापस जाएंगे हम यहाँ पे। वापस जाने के बाद में जो हमने एक अपनी ऑर्डर लिस्ट डाउनलोड की थी, ये वाला कॉलम, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल F दबाएंगे हम। कंट्रोल F दबाने के बाद में ये हमारी एक ऑर्डर आईडी रह गई थी सिर्फ, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से हम, कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे इसमें कंट्रोल V कर लेंगे, कंट्रोल V दबा के एंटर दबा देंगे। ये ऑर्डर आईडी हमारी यहाँ पे फाइंड हो गया और ये ऑर्डर कैंसिल है, इसलिए इसकी पेमेंट यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सभी टोटल सारा डाटा आपको दिखाया है कि कौन कौन सी ऑर्डर किया है, ऑर्डर आईडी का पेमेंट अपडेट हुआ है, कौन सी का नहीं। तो जितने भी मैंने कल ऑर्डर डिस्पैच किए थे उनकी सभी की पेमेंट अपडेट हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपने सभी ऑर्डर की पेमेंट चेक कर सकते हैं। तो विदाई लेना चाहूंगा आपसे, शुक्रिया, थैंक यू।